संयुक्त राष्ट्र यूएन। ये नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? शायद एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत सारे देशों के झंडे और शांति की बातें। लेकिन सवाल ये है कि आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में क्या इसकी कोई अहमियत है भी, या ये सिर्फ एक पुरानी पड़ चुकी संस्था बनकर रह गई है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। और इस सवाल को समझने के लिए ना, ये एक लाइन शायद काफी है। यूएन के दूसरे सेक्रेटरी जनरल डैग हैमरशोल्ड ने कहा था कि यूएन का मकसद कोई जन्नत या यूटोपिया बनाना नहीं था, बल्कि दुनिया को तबाही से यानी नरक से बचाना था। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोच है जो हमें इसकी असली भूमिका समझने में मदद करती है। तो यूएन को लेकर ना दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें बनती हैं। एक तरफ कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ एक टॉकिंग शॉप है, एक बातूनी दुकान जहां सिर्फ बैठकें होती हैं, बातें होती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। और दूसरी तरफ ये लोगो है जैतून की डालियों वाला, जो इसे पूरी दुनिया में शांति की सबसे बड़ी उम्मीद बताता है। तो सच आखिर है क्या? इस सच को समझने के लिए पहले ये जानना होगा कि भाई ये यूएन काम कैसे करता है। तो चलिए इसके सबसे जरूरी हिस्सों, इसके दो चैम्बर्स या दो सदनों की कहानी को समझते हैं। तो यहाँ दो मेन स्टेज हैं। एक है जनरल असेंबली, जो एक तरह से दुनिया की संसद है। यहाँ सभी 193 सदस्य देश बैठते हैं और सबका एक वोट होता है, सब बराबर। लेकिन असली पावर वो है सिक्योरिटी काउंसिल के पास। इसमें सिर्फ 15 सदस्य होते हैं और ये जंग और शांति जैसे बड़े मामलों पर ऐसे फैसले ले सकती है जो सबको मानने पड़ते हैं, यानी बाइंडिंग होते हैं। अब ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इसकी बनावट बड़ी दिलचस्प है। इसमें 10 सदस्य तो अस्थायी होते हैं जो 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं, आते जाते रहते हैं। लेकिन असली खेल तो इन 5 स्थायी यानी परमानेंट सदस्यों का है। सारी की सारी ताकत असल में इन्हीं के हाथ में है। और ये 5 परमानेंट सदस्य, जिन्हें P5 भी कहते हैं, ये हैं अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। अब सवाल ये कि सिर्फ यही 5 क्यों? जवाब सीधा सा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यही वो देश थे जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें बनकर उभरे थे। आसान भाषा में कहें तो जंग के विजेता। और इसी परमानेंट सीट के साथ आती है इनकी सबसे बड़ी ताकत, वीटो पावर। इसका मतलब यह है कि अगर इन 5 में से किसी एक ने भी किसी प्रस्ताव पर ना कह दिया तो बस खेल खत्म। वो प्रस्ताव वहीं रुक जाएगा, भले ही बाकी के 14 सदस्य हां क्यों ना कह रहे हों। ये एक तरह का अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड है। लेकिन यहीं से असली बहस शुरू होती है। यूएन का ये पूरा ढांचा 1945 की दुनिया के हिसाब से बना था, और आज की दुनिया वो तो पूरी तरह बदल चुकी है। तो क्या अब यूएन को भी बदलने की एक नए अवतार की जरूरत नहीं है? जरा सोचिए, 1945 से अब तक कितना कुछ बदल गया। कोल्ड वॉर खत्म हुआ, सोवियत यूनियन बिखर गया, भारत और चीन जैसी नई आर्थिक महाशक्तियां दुनिया के मंच पर आ गईं। और अब हमारे सामने आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज और महामारी जैसे बिल्कुल नए खतरे हैं, जिनके बारे में तब किसी ने सोचा भी नहीं था। दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं रही। तो जाहिर है सुधार की मांग उठ रही है, खासकर सिक्योरिटी काउंसिल में नए परमानेंट सदस्य जोड़ने की। पर मुश्किल ये है कि नया सदस्य चुने कैसे, क्या पैमाना हो? क्या वो देश एक बड़ी इकोनॉमिक पावर हो या मिलिट्री पावर, या फिर वो देश जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की इज्जत करता हो? अक्सर ये सारे पैमाने एक दूसरे से टकराते हैं और बस यहीं आके गाड़ी अटक जाती है। कौन तय करेगा कि प्रमुख या मेजर पावर का असली मतलब क्या है? इकोनॉमी ज्यादा जरूरी है या आबादी? इस पर कभी एक राय बन ही नहीं पाती, और नतीजा सुधार की प्रक्रिया बस रुकी हुई है। इस सुधार की बहस के बीच एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज की दुनिया में जहां अमेरिका अकेली सुपर पावर है, क्या यूएन उसकी ताकत पर कोई लगाम लगा सकता है? क्या उसे कंट्रोल कर सकता है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है, और इसकी एक बड़ी वजह है पैसा। अकेला अमेरिका यूएन के रेगुलर बजट का 22% हिस्सा देता है, यानी लगभग 1/4 पैसा एक ही देश से आता है। जाहिर है इसका असर तो पड़ेगा ही। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है। यूएन का हेडक्वार्टर ही न्यूयॉर्क में है। वीटो पावर तो है ही, यहां तक कि सेक्रेटरी जनरल कौन बनेगा, इसमें भी अमेरिका का अच्छा खासा दखल रहता है। इन सब वजहों से अमेरिका को सीधे सीधे चैलेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि यूएन बेकार है। हो सकता है वो अमेरिकी ताकत को बैलेंस न कर पाए, लेकिन ये दुनिया के बाकी देशों को एक प्लेटफॉर्म जरूर देता है। एक ऐसा मंच जहां वो अमेरिका से बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं। तो आखिर में हम कहां पहुंचे?
देखिए, यूएन की असलियत थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। ये न तो पूरी तरह कामयाब है और न ही पूरी तरह नाकाम। ये इम्परफेक्ट है, इसमें खामियां हैं, लेकिन शायद इंडिस्पेंसेबल भी है, यानी इसके बिना गुजारा भी मुश्किल है। विंस्टन चर्चिल की एक बड़ी मशहूर कहावत है जिसे शशि थरूर भी अक्सर दोहराते हैं, जॉ जॉ इज बेटर देन वॉर वॉर, यानी बकबक युद्ध युद्ध से बेहतर है। मतलब घंटों बैठकर बहस करना, बातें करना, वो जंग के मैदान में एक दूसरे की जान लेने से तो कहीं बेहतर है। और यही सबसे जरूरी बात है, यूएन कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। इसकी अपनी सीमाएं हैं, अपनी कमजोरियां हैं। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, अगर ये ना होता तो हमारी ये दुनिया जो एक दूसरे पर इतनी निर्भर है, वो कितनी ज्यादा खतरनाक और बेतरतीब होती। और यही सवाल हमें आखिर में सोचना है। आज हमारे सामने क्लाइमेट चेंज, महामारी, आतंकवाद जैसी ग्लोबल समस्याएं हैं जिनसे कोई भी देश अकेला नहीं लड़ सकता। तो ऐसी दुनिया में अगर यूएन नहीं तो फिर क्या? इसका विकल्प क्या है?